प्यारे बहनों और भाइयों, कांग्रेस के सभी साथियों, सभी नेतागण, मंच पे बैठे हुए पंखुड़ी जी, जुबैर खान जी, रोहन गुप्ता जी, आप सबका इस मेगा वर्चुअल रैली में बहुत बहुत स्वागत। मुझे बताया गया है कि मिर्ज़ापुर, मोहम्मदाबाद, हुसैनगंज, रामपुर खास, अलीगंज, सुल्तानपुर, बलिया, सफ़ीपुर, मऊ, मानिकपुर, सहजनवा, रानीगंज, रामपुर कारखाना, घनघट्टा, सकलडीहा, चौरी चौरा, बांसडी, बदलापुर, मेजा, चुनाव, रुदौली, गौरा, सब विधानसभाओं से यहाँ पे लोग उपस्थित हैं। शायद रायबरेली और अमेठी के भी हैं, है? दिखाइए जरा हाथ उठा के, रायबरेली वाले कहाँ हैं? दिख नहीं रहे। अमेठी वाले भी। चलिए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत इस रैली में। तो देखिए, कहाँ हैं? आ गए? दिख रहे। अच्छा, चलिए, नमस्कार सबको, बहुत बहुत स्वागत। आज मेरी शादी की सालगिरह भी है, तो आज मेरे लिए बहुत शुभ दिन है। 25 साल हो गए। मुझे खूब बधाई भेजिए जहां भी हैं आप। देखिए, कुछ समय से चुनाव चल रहे हैं। अब आपके सामने सारी पार्टियां आ रही हैं चुनाव के समय, सब नेता आ रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रचार कर रहे हैं। पिछले 3 सालों से तकरीबन यूपी के सारे ज़िलों में, हो सकता है कुछ ज़िले छूटे हैं, लेकिन सारे ज़िलों में मैं किसी न किसी मौके पे गई हूँ। और मैंने उन दौरों के बीच मैं गांव में गई, मैं नवयुवाओं से मिली, मैं महिलाओं से मिली, मैं दलित वर्ग के लोगों से मिली, मिडिल क्लास के लोगों से मिली, तमाम यूपी की जो जनता है उनसे मैं मिली। उनमें से एक ऐसा जना नहीं था जो मुझे बता पाया कि पिछले 5 सालों में भाजपा के राज में उनकी तरक्की हुई है। जिससे भी मैं मिली, उनकी एक बड़ी बड़ी समस्या थी। नौजवानों की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी। तमाम नौजवान बेरोजगार हैं। किसी भी शहर में जाएं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, आप जैसे माता पिता ने उनको मेहनत से, अपने खून पसीने से कमाकर उनको पढ़ाया, क्वालिफिकेशंस हैं, कोई आईटीआई पास है, किसी ने बीए की है, किसी ने एमए की है, लेकिन रोजगार नहीं मिल पा रहा है। इस तरह से किसानों से मिली, किसानों से पता चलता है कि उनकी रोजी रोटी कमानी मुश्किल हो गई है। ललितपुर में गई, वहाँ पे ऐसे किसान के परिवार मिले जिनके कमाने वाले, जिनके पिता, जिनके पति खाद की लाइन में खड़े खड़े गुजर गए, क्योंकि उनको खाद नहीं मिल रहा था। बारिश अभी अभी आई थी, उन्होंने सोचा खेती हो जाएगी, खाद की लाइन में, खाद वितरण केंद्र में गए, खाद की लाइन में खड़े हुए। डर लगा कि घर चले जाएंगे खाना खाने या थोड़ा सा आराम करने तो खाद नहीं मिलेगी, तो घर नहीं गए। खड़े खड़े 2-2, 3-3 दिनों के लिए वहीं पे उनका देहांत हो गया। खाद नहीं मिल रही है। उसी समय ललितपुर में जब हम उस दिन वहाँ थे, हमने कहा कि चलो हम सरकारी खाद केंद्र देख लेते हैं, वितरण केंद्र। सारे सरकारी वितरण केंद्र बंद थे, सिर्फ प्राइवेट वाले खुले थे, और वहाँ पे बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइनें थी। इसी तरह से किसान बिजली के बिल, पेट्रोल डीजल की महंगाई से त्रस्त है, परेशान है, कमा नहीं पा रहा है, उसे दाम नहीं मिलता सही, न गेहूं का दाम मिलता है, न धान का दाम मिलता है, न गन्ने का दाम मिलता है। तो इस परिस्थिति में इंसान क्या करे? आगे बढ़िए। महिलाओं पर अत्याचार पे अत्याचार हो रहा है। जहां जहां मैं जाती हूँ, ऐसी महिलाओं से मिलती हूँ जिन पर अत्याचार हुआ, सबसे पहली चीज मुझे ये बताई जाती है कि दीदी, प्रशासन ने, पुलिस ने हमारी मदद नहीं की। जिसने अत्याचार किया उसकी मदद हो रही है। हम एफआईआर फाइल करने जाते हैं, हमारा एफआईआर भी फाइल नहीं हो रहा है। मैं आगरा में अरुण वाल्मीकि के घर गई,
अरुण वाल्मीकि के पूरे परिवार के 18 सदस्यों को बेवजह पुलिस ने उठाकर पुलिस थाने में उनकी पिटाई की, 3 दिनों के लिए पिटाई की। ऐसी पिटाई की कि मैं उसका आपके सामने मैं उसके बारे में बोल भी नहीं सकती। किस तरह से उनको पीटा गया। उनकी पत्नी, जिनका 1 महीने का बेटा था, का बच्चा था, उनको भी पीटा गया बेरहमी से। अरुण वाल्मीकि की मृत्यु हो गई। तो जो स्थिति है, जो परिस्थितियां हैं, वो आप सब देख रहे हैं। मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जी रहे हैं उनको। सुबह उठते हैं, कमाने की कोशिश करते हैं, रोजी रोटी नहीं कमा पाते, नौकरी नहीं मिल रही है, अत्याचार पर अत्याचार हो रहा है, महंगाई हो रही है, और कोई सुनवाई कहीं नहीं है। जितने भी राजनीतिक दल हैं वही एक ही बिसात पर खेल रहे हैं, चाहे भाजपा हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो। आपसे जब ये वोट मांगने आते हैं, बातें करने आती हैं, तो कैसी बातें करते हैं? सांप्रदायिकता की बातें करते हैं, धर्म के आधार पर आपके जज्बातों को उभारने की कोशिश करते हैं, जाति के आधार पर आपके जज्बातों को उभारने की कोशिश करते हैं, नौकरी बनाने, रोजगार दिलवाने, महिलाओं पर अत्याचार कम करने, महिलाओं को सशक्त करने की बातें, दलितों की सुरक्षा की बातें, महंगाई को कम करने की बातें, ये बातें नहीं होती। आपको या तो ये बताया जाता है कि बहुत काम किया है हमने। उत्तर प्रदेश में मोदी जी उस दिन कह रहे थे कि पता नहीं कितने हजारों लखपति बन गए हैं। अरे मैं गांव-गांव में जाती हूँ, जिले-जिले में जाती हूँ, मुझे तो कोई लखपति नहीं दिख रहे हैं। मुझे तो उल्टा दिख रहा है कि जो लखपति था वो भी गरीब होने लगा है। सिर्फ और सिर्फ भाजपा की जो राजनीति है वो सिर्फ और सिर्फ अपने बड़े उद्योगपति मित्रों के लिए बनती है। उनकी नीतियां उनके लिए बनती है, उनकी राजनीति उनके लिए चलती है, उनकी मीडिया भी उनके लिए ही चलती है। आपने देखा होगा कि किसान कानून लाने की क्या कोशिश की उन्होंने। अगर किसानों ने 1 साल के लिए आंदोलन नहीं किया होता और अगर उस आंदोलन के अंत में चुनाव नहीं आ रहा होता, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूं कि कोई बदलाव नहीं आता। मोदी जी आपके सामने आकर झूठे आंसू बहाकर आपसे माफी नहीं मांगते उन कानूनों के लिए, अगर चुनाव नहीं आ रहा था। 1 साल बीत गया, किसान दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे रहे, चाहे वो यूपी के किसान थे, पंजाब के थे, उत्तराखंड के थे, हरियाणा के थे, आंदोलन किया, कोई उनकी सुनवाई नहीं हुई। सारे किसान कह रहे थे कि ये जो आप बिल ला रहे हैं ये हमारी भलाई के लिए नहीं है, लेकिन भाजपा की सरकार कह रही थी नहीं, तुम्हारी भलाई के लिए ही है। असलियत क्या थी कि वो सारे कानून जो बन रहे थे वो उन्हीं उद्योगपतियों को किसानों की मेहनत की कमाई देने की साजिश थी। आप लोगों ने आंदोलन किया, इसीलिए वो साजिश रुक गई। चाहे कोई भी आप नीति देखें, देखिए रोजगार कहां से बनते हैं। रोजगार कोई बड़े बड़े उद्योगपति नहीं बनाते, मैं बता रही हूं आपको। जिन उद्योगपतियों को पूरी संपत्ति देश की बेची जा रही है वो रोजगार नहीं बनाते। जिन्होंने रोजगार बनते हैं पीएसयू से। सबसे ज्यादा रोजगार कहां से बनते हैं? रेलवे से बने, बीएचईएल से बने, जहां जहां आपके जिलों में ऐसे कारखाने लगे थे, आपको मालूम है कि उससे कितने रोजगार मिलते हैं। लेकिन इस सरकार ने क्या किया? ऐसे जितनी भी संस्थाएं बनाई गई थी उनको आस्ते 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 अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को बेच डाला। जिनको नहीं बेचा, जैसे रेलवेज, बीएचईएल, उन्हें भी बेचने की योजना बन रही है। देश के सारे हवाई अड्डे उनको बेचे, देश के सारे बंदरगाह उनको बेचे, देश की पूरी मीडिया उन्हीं की है, देश की टेलीकॉम, पेट्रोकेमिकल सारे उन्हीं को सौंप दी। तो बचा क्या? रोजगार कहां से मिलेगा? जो सरकारें लाखों सरकारी पद खाली छोड़ सकते हैं। 5 सालों के लिए भाजपा की सरकार ने उत्तर प्रदेश में 12 लाख खाली पद छोड़े हैं। 5 साल का टाइम था, क्या उनको 12 लाख बेरोजगार युवा नहीं मिले? मैं तो हर मीटिंग में हाथ उठवाती हूँ, हजारों हाथ उठते हैं कि हम बेरोजगार हैं। तो उन्होंने रोजगार क्यों नहीं दिया? वो रोजगार के वो जो पद थे उनको भरा क्यों नहीं? 5 सालों से नहीं किया, चुनाव आ गया, आपके सामने आके कहते हैं कि हम भरवाएंगे। अच्छा, यही चीज समाजवादी पार्टी करती है, यही चीज बसपा करती है। खोखली घोषणाएं चुनाव के समय, बड़ी बड़ी बातें, लेकिन अपने राज्य में क्या किया, अपने समय में क्या किया,
उससे पता चलता है कि उनकी कितनी काबिलियत है और किस तरह की सरकार चला के देंगे। अब नेता का धर्म क्या होता है? नेता का धर्म होता है जनता की सेवा करना। ये धर्म ये सारे नेता भूल चुके हैं। जब आप संकट में थे, आपके पास कोई नहीं आया। पंखुड़ी जी ने आपको सुनाया कि जब महिलाओं पर अत्याचार हुआ, उन्नाव में हुआ, हाथरस में हुआ, शाहजहांपुर में हुआ, किसने सुनवाई की? क्या ये बड़े बड़े नेता, चाहे समाजवादी के हों, बसपा के हों, भाजपा के हों, क्या ये अपने घर से निकल के आए देखने के लिए? चलिए, घर से नहीं निकलना, इन्होंने पूछा भी कोई व्यवस्था है, कोई मदद कर रहा है, कोई सहायता हो रही है इन लोगों की? किसी ने नहीं पूछा जी। कोई बाहर ही नहीं निकला, किसी ने पूछा भी नहीं। इसी तरह से अगर राजनीति चलती रहेगी कि जहां अत्याचार हो रहा है, चाहे वो दलितों पे हो रहा है, चाहे वो महिलाओं पे हो रहा है, जहां आप जूझ रहे हैं, जहां किसानों पर, देखिए सबसे बड़ी समस्या क्या है किसानों की आज? आवारा पशु की है कि नहीं? पहली बार इस चुनाव में इन्होंने आवारा पशु की पे बात की है। हम 2019 से 3 सालों से कह रहे हैं, हमने सरकार को लिख कर भी भेजा कि इस समस्या को सुलझाने के लिए कुछ करिए। आपको मालूम है, कांग्रेस में, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार ने इस समस्या को सुलझाने के लिए इतनी बढ़िया योजना बनाई। और क्या योजना है वो भी सुन लीजिए कि जो आवारा पशु है उसकी जो गोबर है उसको सरकार 2 रुपए में खरीद रही है पर किलो। अब आप हंसोगे कि सरकार गोबर खरीद के क्या कर रही है, लेकिन सरकार गोबर खरीद के स्वयं सहायता समूह को देकर उसका इस्तेमाल कर रही है खाद बनाने के लिए और वर्मी कंपोस्टिंग के लिए। तो सरकार के काम आ रही है गोबर गैस भी बना रही है उसकी, और साथ साथ जो आवारा पशु हैं उसको लोग उनका देखभाल कर रहे हैं क्योंकि उनको भी कुछ मिल रहा है। तो इस तरह से अगर कोई बड़ी समस्या होती है, उस समस्या को सुलझाने के लिए अगर सरकार की नीयत ठीक है तो बहुत काम हो सकता है। अगर यहाँ की उत्तर प्रदेश की सरकार ने 3 साल पहले ही या 5 साल पहले जब ये लोग सरकार में आए, एक योजना बनाई होती कि हम इस तरह से, ये जो बहुत बड़ी समस्या है किसानों की, इसको हम इस तरह से सुलझाएंगे, तो ये सुलझ सकती थी। लेकिन इन्होंने क्या किया? गौशालाएं भर दी। गौशालाओं में चारा नहीं मिल रहा है, धूप में गाय मर रही है, जंगली जानवर उनको खाए जा रहे हैं, उनको ना चारा मिल रहा है, ना पानी मिल रहा है, ना समस्या सुलझ रही है आवारा पशुओं की। तो देखिए, सरकार की नीयत जो है ना वो साफ होनी चाहिए, नेता की नीयत साफ होनी चाहिए। ये जो सिलसिला बन गया है कि चुनाव के समय नेता आकर बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, चले जाते हैं और उसके बाद कुछ होता नहीं है, फिर आपको क्या दिखेगा? आपको विज्ञापन में दिखेगा, आपको दिखेगा कि भाजपा की सरकार ने लाखों लखपति बना दिए हैं उत्तर प्रदेश में। आपको दिखेगा कि इतना विकास कर लिया है कि पूछिए मत, इतनी सड़कें बनी हैं, इतना काम कर लिया है, लेकिन अपने जीवन में आपका अनुभव नहीं होगा। हो सकता है आप सोचेंगे चलिए कहीं और किया होगा, हमारे पास भी आ जाएगी। दूसरी चीज क्या किया है उन्होंने? एक सिलसिला बनाया है कि आपको एक राशन का बोरा पकड़ा देते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है कि आपको राशन मिले, लेकिन बुराई इस बात में है कि आपकी जो परिस्थितियां हैं वो उन्होंने ऐसी बना दी हैं कि आज आप उस राशन के बोरे का इंतजार कर रहे हैं। आज आप कुछ चंद पैसे जो आपके खाते में ये लोग डाल देते हैं चुनाव के समय या चुनाव के 6 महीने पहले, उसके लिए आप इंतजार कर रहे हैं। आपको उस पर निर्भर कर दिया है। ये जो राजनीतिक ये जो सिलसिला है ना, इसको बंद करना पड़ेगा। क्यों? मैं बताती हूँ। क्योंकि राजनीति, जितने भी राजनीतिक दल हैं, जो सरकारें हैं, इनका काम है आपको सशक्त करना, आपको मजबूत बनाना। आपके बच्चों का भविष्य तो उस राशन के बोरे से नहीं बनेगा ना, आपके बच्चों का भविष्य तो नौकरी मिलने से होगा। आपका भविष्य मजबूत कैसे होगा? आप किसान हैं, ठीक है, आपको राशन का बोरा दे दिया, आपको थोड़े पैसे दे दिए, लेकिन जो आपकी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, जो खाद नहीं मिलती, जो फसल का दाम नहीं मिलता, जो महंगाई है, पेट्रोल डीजल के दाम है, उनको नहीं सुलझाएंगे। और मैं बताती हूँ इसके पीछे एक राज भी है। सुलझाना नहीं चाहते, आपको आत्मनिर्भर बनाना नहीं चाहते, ये बड़ी बड़ी बातें हैं। आपको निर्भर बनाना चाहते हैं इन स्कीमों पे,
एक बोरे राशन पे, थोड़े से पैसों पे। क्योंकि जिस दिन आप आत्मनिर्भर हो जाएंगे, आप सशक्त हो जाएंगे, आप अपने पैरों पे खड़े होंगे, आप अपनी कमाई करेंगे, तो आप उनसे सवाल उठाना शुरू करेंगे। तो फिर आप पूछेंगे नेता से कि भाई ठीक है, आपने तो बड़ी बातें कर ली, 5 सालों में आपने किया क्या? हमारे यहाँ तो सड़क नहीं बनी है, हमारा हैंडपंप नहीं लगा है, हमारे पास पानी नहीं है, हम बिजली की बिल भरे जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई बिजनेस नहीं है। आप ये सवाल उठाएंगे। तो ये सरकार नहीं चाहती, कोई भी राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी की तरह, बसपा की तरह, भाजपा की तरह, जिसका एक ही लक्ष्य है सरकार में रहना, सत्ता में रहना, वो कभी नहीं चाहेगी कि आप आत्मनिर्भर हों। इसीलिए चुनाव के समय कभी विकास की बात नहीं होगी, आपके मुद्दों की बात होगी ही नहीं, आपसे पूछेंगे नहीं, आपसे बताएंगे नहीं कि आपके लिए क्या करना चाह रहे हैं। अब महिलाओं का मिसाल लीजिए, मेरी इतनी सारी बहनें बैठी हैं, मैं आप सबको कहना चाहती हूँ, देखिए आपके लिए एक स्कीम लाई थी भाजपा की सरकार, 1 सिलेंडर मुफ्त देने का, है कि नहीं? सबको मिला सिलेंडर, तकरीबन सबको मिला। फिर क्या हुआ? सरकार ने सोचा कि महिलाओं के प्रति हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। आपको जब उस सिलेंडर को भरने जाना था या एक नया सिलेंडर लाना था, तो इतना महंगा कर दिया कि आपसे ना भरा गया ना नया सिलेंडर खरीदा गया। उस एक मुफ्त सिलेंडर के आधार पर आपसे बार बार वोट मांगे, आपने बार बार वोट भी दे दिया, लेकिन आपके साथ अन्याय किया। क्योंकि एक सिलेंडर से महिला सशक्त नहीं होती। आप वहाँ बैठी हैं, मुझे दिख रही हैं, आपकी बच्चियाँ हैं, आप क्या चाहती हैं कि आपकी बच्चियों का भी वही संघर्ष हो जो आपका हुआ है? मैं जानती हूँ, मैं भी माँ हूँ, बिल्कुल नहीं चाहती आपने अपनी बच्चियों को भी पढ़ने लिखने का प्रयास आपने किया है कि उनको पढ़ाएं लिखाएं। मैं तमाम लड़कियों से मिलती हूँ जो पढ़ी लिखी बच्चियाँ हैं और जिनके माँ बाप मुझे कहते हैं कि नहीं, हम तो इनको पढ़ाएंगे, ज़रूर हम पढ़ाएंगे, आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी जो बेटियाँ हैं वो सशक्त बनी। आपको भी अच्छा लगेगा आपकी बेटी कुछ कमा के लाए। आप तो नहीं चाहते कि आपकी बेटी भी संघर्ष करे, एक गांव से दूसरे गांव जाने से डरे क्योंकि उस पर अत्याचार होगा। ये तो नहीं चाहते आप भी उसकी सुरक्षा चाहते हैं। तो कोई पार्टी आपकी सशक्तिकरण की बात कर रही है? नहीं कर रही है। सिर्फ यही बातें हो रही हैं, आपको थोड़ा सा पैसा दे देंगे, आपको गैस सिलेंडर दे देंगे, आपको मुफ्त ये दे देंगे, आपको मुफ्त वो दे देंगे, जिससे आप सशक्त नहीं बनेंगी। महिला को सशक्त बनना है तो सबसे पहले उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी सुरक्षा, उसकी सेहत पर ध्यान, और फिर उसका रोजगार होना चाहिए। इसी तरह से जितने भी तमाम नौजवान हैं उत्तर प्रदेश के, उनके लिए स्कीम चाहिए, उनके लिए रोजगार बनाने की स्कीम चाहिए। आज क्या हो रहा है, इतने सारे मेरे नौजवान, मेरे बच्चों की उम्र के नौजवान बच्चे हैं जिनसे मैं मिलती हूँ, क्या पता चलता है? भर्ती के इम्तिहान दिए, परीक्षा दी, भर्ती हुई नहीं, पेपर रद्द हो गए, पेपर लीक हो गए, पेपर कैंसिल हो गए, कट ऑफ चेंज हो गया, लेकिन नौकरी नहीं मिली। ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने सालों साल गवा दिए अपने नौकरी के इंतज़ार में, और बेचारे इस चक्रव्यूह में फंस गए हैं कि वो फिर भी इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि इतना उन्होंने पैसा खर्चा, इतनी उन्होंने मेहनत की, इतनी परीक्षाएं दी, तो आशा तो होती है, उम्मीद होती है कि रोज़गार मिलेगा। अब सरकार के पास 12 लाख खाली पद है, रोज़गार नहीं देना चाह रही है सरकार। भर्ती की जो ये प्रक्रिया है उसको ठीक करने के लिए क्या किया? कुछ नहीं, ना कोई आपके सामने आके बताता है कि क्या करेंगे। तो हम कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी में कि ये जो भर्ती है, हमने एक विधान बनाया है नौजवानों के लिए, खास महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए, कि किस तरह से हम नौकरी दिलवाएंगे। कहाँ से आएंगी ये 20 लाख नौकरियां जो हम कह रहे हैं कि हम देंगे? कौन से पद खाली हैं, कौन से पहले भरेंगे हम, कौन से थोड़ी देर में भरेंगे, कैसे नए पद बनाएंगे? आप नौजवान हैं, आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहें तो आपको सरकार 5 लाख का एक लोन देगी और आपसे सिर्फ 1% पर ब्याज लेगी। ये सब बातें हमने लिखी हैं। हमने कहा है कि जो भर्ती की प्रक्रिया है उसको पारदर्शी बनाने के लिए हम एक कमीशन बनाएंगे, उसमें पूरा कैलेंडर आएगा,
भर्ती का इम्तिहान कब होगा, भर्ती का रिजल्ट कब होगा, आपकी भर्ती की आपकी नियुक्ति कब होगी, उस कैलेंडर में हर भर्ती के लिए अलग होगा। और अगर उससे इधर उधर हुआ, कोई किसी अधिकारी ने उसके अंदर पेच डालने की कोशिश की या उसमें कुछ दखल देने की कोशिश की, तो एक कानून लाएंगे कि उसका सस्पेंशन हो, उस पर कार्रवाई हो। इसी तरह महिला की सशक्तिकरण के लिए, महिला के सेहत के लिए हम चाहते हैं कि जहाँ जहाँ ब्लॉक में अस्पताल है, आज आप बहनें आप जाती हैं, आपको कोई महिला डॉक्टर नहीं मिलती, आपको पुरुष डॉक्टर मिलते हैं। हम चाहते हैं कि हर अस्पताल में एक कमरा हो सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां महिला डॉक्टर, महिला नर्स मिले, जहां आपकी जो समस्याएं हैं उनके बारे में आप खुल के बात कर पाएं और आपको सहायता मिले। इसी तरह से आपकी सुरक्षा के लिए हम चाहते हैं कि जो पुलिस की भर्तियां हैं उसमें से 25% महिलाएं को मिली। क्यों? क्योंकि जब कुछ अत्याचार हो, कोई समस्या हो, तो आप पुलिस स्टेशन में जाएंगी तो आपको एक महिला मिलेगी, उसको आपके प्रति सहानुभूति होगी, वो समझेगी कि आपके साथ क्या हुआ है, सुनेगी आपकी बात। महिलाओं के लिए 40% जो सरकारी नौकरियां हैं वो आरक्षित करेंगे हम, लेकिन पहले के जो आरक्षण के प्रावधान है उसी के तहत करेंगे। तो ये सब चीज़ें हम करना चाहते हैं। जब हम कहते हैं, आपके सामने आते हैं, फिजूल की बात नहीं कहते। हम नहीं कहते कि भाई एक दूसरे से लड़ो। हम जानते हैं कि एक दूसरे से लड़ोगे तो आपका विकास नहीं होगा, दूसरी राजनीतिक दलों का विकास होगा। जो नेता आपके सामने ये सब धर्म और जाति की बातें करते हैं ना, फायदा सिर्फ उन्हीं का होता है, उन्हीं की पार्टियों का होता है, आपका विकास नहीं होता। वो उन अपना ही विकास देख रहे हैं जब ये बातें करते हैं। कोई भी, सबके परिवार हैं, सबके परिवार में मुखिया हैं, कोई भी बता देगा आपको भाई भाई से लड़ाने से क्या परिवार आगे बढ़ता है? नहीं बढ़ता। तो ये बातें जो होती है ना, लड़ाने की, धर्म की बात, जाति की बात, ये किसी का फायदा हो रहा है इनसे, पब्लिक का फायदा नहीं हो रहा है। पब्लिक का फायदा तब होगा जब एक ऐसी राजनीति आएगी, जब एक ऐसी सरकार आएगी जो पब्लिक के लिए काम करेगी, जो उस एक राशन के बोरे और थोड़े बहुत पैसों का जो ट्रांसफ़र है उससे आगे बढ़कर देखेगी। नए अस्पताल बनाएं, नए शिक्षा के संस्थान बनाएं, सड़कें बनाएं, जो नौजवानों के लिए रोज़गार बनाएं, छोटे और जो मध्यम वाले बिजनेस हैं उनको सशक्त करें। जितने भी दुकानदार हैं, जितने भी ठेले रेड़ी कुमचे वाले हैं, जितने भी छोटे बिजनेस वाले हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं, उनको कैसे मजबूत करें उसके बारे में सोचें। जिन्होंने इतनी मार, जिसकी कोरोना की पूरी मार उन्होंने सही है, कोरोना से पहले नोटबंदी, उससे पहले उसके बाद में जीएसटी, उसके बाद में लॉकडाउन, आप सब जूझे इन चीज़ों से। तो अब आप सबको समझना पड़ेगा कि आपके सामने क्या हो रहा है। सब एक ही बिसात पर खेल रहे हैं, सब आपके जज्बातों का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। एक पार्टी है जो आपसे कह रही है, देखिए हम काम करना चाहते हैं, हमारे काम पे वोट दो। हमने इस देश में 70 सालों से, ये लोग पूछते हैं क्या किया। अगर हमने कुछ नहीं किया होता, अगर हमने कुछ संस्थाएं नहीं बनाई होती तो ये बेचते क्या? वो बंदरगाह जो ये बेच रहे हैं किसने बनाए? वो हवाई अड्डे जो ये बेच रहे हैं किसने बनाए? वो BHEL, वो रेलवेज, वो सब कुछ जो बेच रहे हैं किसने बनाए? कांग्रेस की सरकारों ने बनाए। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अपने भविष्य के बारे में सोचो, समझदारी से, अपने विवेक से वोट दो। अपना वोट व्यर्थ मत करो। जो जज्बातों पे वोट डलता है वो व्यर्थ होता है, क्योंकि चुनाव आपकी भलाई के लिए लड़ा जाता है, आपके भविष्य के लिए लड़ा जाता है। इस बात को एक बार अपने मन में अच्छी तरह से समझिए, और जब वोट डालने जाएंगे तो एक ऐसी पार्टी को वोट दीजिए जो आपके विकास के लिए पूरी तरह से समर्पित हो। वो एक ही पार्टी है, कांग्रेस पार्टी। उसी पार्टी के नेताओं ने आपके लिए संघर्ष किया, कार्यकर्ता जेल गए, आपके लिए पिछले 3 सालों से सड़क पर आए, आपकी मांगों के लिए, कोरोना हुआ आपके लिए लंगर लगाए, मदद की, आपकी सहायता की, कहीं कहीं से ऑक्सीजन ढूंढ के आपके लिए लाए। उसके बाद जितने भी अत्याचार हुए महिलाओं पे, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता आगे आए उनको बचाने के लिए, उनको सुरक्षित करने के लिए, उनके लिए न्याय मांगने के लिए। उसी तरह से दलितों पे जितने भी अत्याचार हुए हम सबसे पहले पहुंचे। आदिवासियों से हुआ तो हमारी पार्टी सबसे पहले पहुंची। क्यों? क्योंकि हमारे दिल में आपकी भलाई है। हम चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें। हम चाहते हैं कि ये जो राजनीति का सिलसिला है उत्तर प्रदेश में, ये बदले, एक नई राजनीति आई जो आपके लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, आपको सशक्त करने का काम करे।
तो मैं आपसे आग्रह करती हूं कि पोलिंग के दिन जब आप वोट डालने जाएंगे तो कांग्रेस के प्रत्याशियों को ज़रूर जिताइए। जहाँ जहाँ महिला प्रत्याशी है और जहाँ जहाँ कांग्रेस का प्रत्याशी है, मैं महिलाओं से खास आग्रह करूँगी कि आपका जो भविष्य है ना, अगर आप समझ जाएं कि आप में कितनी शक्ति है, आप आधी आबादी है मत भूलो, हर घर में आधे सदस्य महिला हैं, लेकिन आपको पूरी तरह से प्रतिनिधित्व नहीं मिलता, राजनीति से बाहर रखा जाता है। हमारी पार्टी ने 40% महिलाओं को टिकट दिए हैं, ऐसी ऐसी महिलाओं को टिकट दिए हैं जिन पर भयानक अत्याचार हुए हैं। आज वो खड़ी हैं, आज वो खुद के लिए वोट मांग रही हैं, आज वो कह रही हैं सत्ता की वजह से तुमने मुझ पर अत्याचार किया, आज मैं खड़ी होकर सत्ता अपने हाथों में लूंगी, मैं सशक्त बनूंगी, फिर देखते हैं कौन छुएगा मुझे। ये परिवर्तन आपको लाना है, अपनी बच्चियों के लिए लाना है और अपने लिए लाना है। आपकी सुनवाई होनी चाहिए, आपको अपने पैरों पर खड़े होने के लिए मदद करनी चाहिए। आप सबसे बड़ा बोझ उठाती हैं। अगर आप खेती में काम करती हैं तो घर आके आराम नहीं कर सकती। आप खेती में काम करती हैं तो घर आके आपको खाना बनाना पड़ता है, आपको सबकी देखभाल करनी पड़ती है, आपको जानवरों की भी देखभाल करनी पड़ती है, परिवार के सदस्यों की भी करनी पड़ती है। आप आखिर में सोते हो और सबसे पहले उठते हो, इसीलिए क्योंकि आप समाज की नींव हो। आप एक जो भविष्य इस देश का है वो आपके हाथों में है। आप जो अपने बच्चों को सिखाएंगे, किस तरह से आपके बच्चों की परवरिश होगी, किस तरह से मजबूत भविष्य बनेगा उनका, ये आपके हाथों में है। ये समझ जाओ बात, ये बहुत बड़ी शक्ति है आपकी, इसको कभी मत भूलो। सब नकारेंगे इस शक्ति को और सब ने नकारा है बहुत बहुत सालों के लिए। आज क्योंकि हमने, कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं की बात की, हमने महिलाओं को कहा हम सशक्त करेंगे, हमने आपके लिए एक अलग शक्ति विधान बनाया जिसमें हम कह रहे हैं कि हम आपके लिए क्या क्या करेंगे। मुझे तो बहुत खुशी होती है ये देखकर कि उसको देखते सबसे पहली जो महिलाओं की रैली नरेंद्र मोदी जी ने की वो हमारे विधान को देख के की है। वो उन्होंने ये देखा कि कहीं ये महिलाएं एकजुट हो जाएं, कांग्रेस पार्टी को वोट दे दें तो ये तो सशक्त हो जाएंगी, तो इनको हम नकार नहीं पाएंगे, इनको आगे बढ़ाने का काम करना पड़ेगा। एक सिलेंडर काफ़ी नहीं होगा, हमें उनके लिए पाठशालाएं बनानी पड़ेंगी, उनको पढ़ाना पड़ेगा। घबरा गए सारे, सबने घोषणा कर दी, कोई कह रहा है मोबाइल फ़ोन मिलेगा, कोई कह रहा है 1 से 3 सिलेंडर मिलेगा, कोई कह रहा है कि नौकरियां मिलेंगी। अच्छा है, हमने जागरूक किया इन्हें, हमने एक ऐसी परिस्थिति बना दी कांग्रेस पार्टी ने कि अब महिला को कोई नकार नहीं सकता उत्तर प्रदेश की राजनीति में। आप आ गई हैं बीच में और आप सशक्त बनेंगी। मैं बता रही हूं, मैं आपके लिए काम करूंगी, जी जान दूंगी, लेकिन आप सबको मैं सशक्त बनाऊंगी। आपको जो सत्ता आपकी है ना, जो भागीदारी आपकी है, जो प्रतिनिधित्व आपका होना चाहिए, वो मैं दिलवाऊंगी, किसी न किसी तरह से मैं दिलवाऊंगी। तो मैं आपसे कहना चाहती हूं कि खास तौर से मेरी बहनें, जब आप वोट डालने जाएंगी ना तो अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए, अपने सशक्तिकरण के बारे में सोचिए और उसी पार्टी को दीजिए जो आपको सशक्त बनाएगा, जो आपको मजबूत बनाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनी और इनको अपने दिल में रखो। जब पोलिंग के दिन वोट डालने जाओगे तो कांग्रेस के ही प्रत्याशी को जिताना, क्योंकि कांग्रेस को जिताकर आप अपने ही विधानसभा में, अपने गांव में विकास लाएंगे और विकास की बहुत ज़रूरत है। आज जिन परिस्थितियों से आप गुजर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।